feature, that is globalization. Globalization वर्ड से हमें क्या समझ में आता है? ऑल अक्रॉस अराउंड द ग्लोब, राइट? आपको सिर्फ इंडिया के अंदर की बात नहीं हो रही है, पूरे ग्लोब में आपको अपना फैलाना है, ठीक है? पूरे ग्लोब में आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है, सारी कंट्री से रिलेशन मेंटेन करने हैं। इसके लिए आपको ग्लोबलाइजेशन करनी पड़ेगी। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या? सिर्फ अपनी कंट्री में नहीं रहना, कंट्री को इंटीग्रेट करके साथ में आपको वर्ल्ड के साथ में लेके आना है, पूरी दुनिया के साथ में आपको उनका मैच करवानी है चीज़ें, है ना? कंपटीशन आने दो फॉरेन मार्केट का, अपने गुड्स बाहर भी जाने दो। सेम गोज विद द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी आपको बाहर से अडॉप्ट करनी चाहिए और अपनी टेक्नोलॉजी अगर अच्छी है तो वो बाहर आपको देनी चाहिए। तो ग्लोबलाइजेशन क्या बोलता है कि आप नेशनल जो इंटेग्रिटी है उसको मेंटेन करो, नेशन को आगे लेके चलो, बट अलोंग विद द वर्ल्ड, ठीक है? आपको दुनिया से अलग होकर आप काम नहीं कर सकते हो। दैट इज सिंपली ग्लोबलाइजेशन। स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक, ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी, दैट इज नेशनल इकोनॉमी को अपने साथ बढ़ाना ही है, विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, दैट इज गेनिंग देम, गेटिंग देम ऑन द सेम पेज, ठीक है? अगर बाहर कुछ चल रहा है, लेट्स से अगर बाहर की दुनिया में व्हाट्सएप चल रहा है और हम वो टेक्नोलॉजी अपना ही नहीं रहे, तो हम बिना व्हाट्सएप के कैसे फंक्शन करेंगे? बाहर के लोगों के लिए तो ईजी है, हमारे लिए ईजी नहीं होगा, हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? तो नेशनल इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना है अलॉन्ग विद द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू द रिमूवल ऑफ बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट्स, ठीक है? ये तो टेक्नोलॉजी की बात करी मैंने आपसे, व्हाट्सएप। वैसे ही क्या बोला जा रहा है कि कैपिटल मूवमेंट, मतलब कैपिटल मतलब क्या हो रहा है? पैसे की बात हो रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने दो, आप भी करो, ठीक है? प्लस इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स हटाओ, ठीक है? टैरिफ, कोटा, बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटीज़, ये सब नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है? ट्रेडिंग में बहुत इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो ट्रेडिंग को स्मूथ बनाने के लिए ग्लोबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। Globalization is generally understood to mean the integration of economy of the country with the world economy. Then, however, it is a complex phenomena and it is an outcome of set of various policies that aim to transform the world towards the greater interdependence and integration. मतलब क्या बोला जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के थ्रू क्या होगा? कोई भी कंट्री अकेली नहीं रह जाएगी, सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहेंगे और सब इंटीग्रेट होकर साथ में डेवलप होंगे। एवरीबडी वर्क्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट टुगेदर। It involves the creation of networks and activities transcending economic, social and geographical boundaries. In short, the globalization aims to create a borderless world. That means क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? हम वो बोलते हैं ना कि वर्ल्ड एक छोटा विलेज बन के रहेगा, क्योंकि सब कुछ हाथ पे है, एवरीबडी कैन कॉन्टैक्ट एवरीबडी, राइट? इट इज़ वेरी इजी टू कॉन्टैक्ट, इट इज़ वेरी इजी टू सी योर लव्ड वंस। तो वैसे ही क्या बोला जा रहा है, टेक्नोलॉजी वाइज भी नहीं, इन्वेस्टमेंट वाइज, कैपिटल मूवमेंट वाइज भी ऐसा ही होना चाहिए, बॉर्डरलेस वर्ल्ड होना चाहिए। कोई भी कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकता है, कोई भी कहीं पे भी क्या बोलते हैं अपने गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकता है। तो उससे क्या होगा? बहुत ज़्यादा स्मूथ फंक्शनिंग होती है, सारे नेशन साथ में इंटीग्रेट होकर आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट इज चेंज मेड बाय द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इन द इंडियन इकोनॉमी, ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में क्या चेंजेस हुए ग्लोबलाइजेशन की हेल्प से, वो देख लेते हैं। The new economic policy prepared a specified list of high technology and high investment priority industries in which automatic permission will be available for foreign direct investment up to 51% of foreign equity। मतलब क्या बोला जा रहा है कि किसी कंपनी की इक्विटी में 51% तक फॉरेन इक्विटी अलाउड है, ठीक है? एंड दैट इज ये परमिशन कब मिली? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद, कि अब हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो हमारी कंपनीज में। इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट्स, ऑटोमेटिक परमिशन इज प्रोवाइडेड इन हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज अप टू द सम ऑफ ₹1 करोड़। अगर कोई अच्छी हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज हैं टेक्नोलॉजी वाइज, तो वहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट अलाउड है? अप टू ₹1 करोड़। No permission is now required for hiring foreign technicians or for testing indigenously developed technology abroad। मतलब अगर आप अपनी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को बाहर टेस्ट करते हो तो कोई परमिशन नहीं चाहिए। प्लस अगर बाहर से किसी को हायर करते हो अपनी कंपनी में काम करने के लिए, आपको कोई टेक्नीशियन चाहिए, कोई एक्सपर्ट चाहिए, तो देयर शुड बी नो परमिशन रिक्वायर्ड नाउ। पहला क्या था? 51% ऑफ फॉरेन इक्विटी अलाउ किया। दूसरा हमने क्या बोला कि फॉरेन टेक्नोलॉजी के मामले में हमने क्या किया कि अराउंड ₹1 करोड़ तक का हमने सम अलाउ किया। द नेक्स्ट इज
In order to make international adjustment to the Indian currency, the rupee was devalued in 1991 nearly by 20%. क्या बोला जा रहा है, इंटरनेशनली एडजस्ट करने के लिए चीज़ों को हमने, गवर्नमेंट ने क्या किया, डीवैल्यू किया, कितना, 20%, रुपी को हमने इतना ज़्यादा डीवैल्यू किया. इन द ईयर 1991 इट इज स्टिमुलेटेड एक्सपोर्ट, डिस्करेज द इम्पोर्ट्स एंड रेज्ड द इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेन कैपिटल. इससे क्या हुआ, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गए, क्योंकि क्या हुआ, हमारे गुड्स चीप हो गए, उनके लिए, बाहर की कंट्रीज के लिए हमारे गुड्स चीप हो गए, तो एक्सपोर्ट्स अपने आप इंक्रीज हो गए, इम्पोर्ट थोड़े से कम हो गए, और उससे क्या हुआ, हमारा डिस्करेज द इम्पोर्ट्स एंड रेज द इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेन कैपिटल. अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, फॉरेन कैपिटल अंदर आ रहा है, तो वो उसका इनफ्लो इंक्रीज हुआ. To integrate the Indian economy with the world, the Union Budget 1992 to 1993 made the Indian rupee partially convertible, and then rupee was made fully convertible in the year 1993 and 94 budget. That means पहले रुपी कन्वर्टेबल नहीं था, आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते दूसरी करेंसी में. अब रुपी को पार्शियली कन्वर्टेबल बना दिया कि अब आप कन्वर्ट करो दूसरी करेंसी में, और अब इट इज़ फुल्ली कन्वर्टेबल. ठीक है, आप रुपी को इजीली कन्वर्ट कर सकते हो और दूसरी करेंसीज में. देन नेक्स्ट इज a new 5-year plan, that is export import policy, was made in the year 1992 to 1997, was announced by the government to establish the framework for the globalization of India's foreign trade. That means import export की क्या policy रहेगी, वो हमने framework prepare किया था यहाँ पे. Then the policy removed all the restrictions and controls on the external trade and allowed market forces to play a greater role in respect of exports and imports. That means अब गवर्नमेंट के हाथ में कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती. इट वॉज ऑल लेड अपॉन द मार्केट फोर्सेज. लेट द मार्केट फोर्सेज डिसाइड कि क्या सप्लाई हो रही है, क्या डिमांड हो रहा है, उसके हिसाब से हमें कितना ट्रेड करना है, क्या करना है, सब कुछ मार्केट फोर्सेज पे डिपेंड कर दिया. सारे रिस्ट्रिक्शन जो थे एक्सटर्नल ट्रेड पे स्पेशली, वो हमने रिमूव कर दिए. In order to bring the Indian economy within the ambit of global competition, the government has modified the customs duty to a considerable extent. Accordingly, the peak rate of customs duty has been reduced from 250% to 10% in the 2007 and 8 budget. That means क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि कस्टम ड्यूटी जो लगती थी पहले, वो 250% थी पहले, अब उसको रिड्यूस करके हम किस पे लेके आए, 10% पे लेके आए. 250% इतना ज़्यादा कस्टम ड्यूटी अगर कोई बंदा पे करेगा तो वो पर्टिकुलर गुड कितना महंगा हो जाएगा उसके लिए. तो इतनी महंगाई, बाप रे, इतना महंगा गुड, तो उसको हमने रिड्यूस किया कस्टम ड्यूटी को ऑन 10%. हम 250 से उसको 10% पे लेके आए हैं. क्यों? क्योंकि हमें भी चाहिए कि इंडिया में भी बाहर के गुड्स जाएँ, इंडिया के गुड्स बाहर जाएँ, तो टू ब्रिंग इंडिया विद इन द ग्लोबल कॉम्पिटिशन. ठीक है, एम्बिट ऑफ ग्लोबल कॉम्पिटिशन. सो दिस वॉज अबाउट द स्टेप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अब देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स क्या थे. That is, the process of globalization through liberalization and privatization policies has produced positive as well as negative results both for India and other countries. That means यहाँ पे globalization के positive एंड नेगेटिव ट्रेड्स दोनों की बात होगी. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मतलब उसके पॉजिटिव ट्रेड्स क्या थे, क्या अच्छी चीज़ें हुई ग्लोबलाइजेशन की वजह से. तो देखो, greater access to global markets. Of course, now the Indian goods were open for foreign markets, international markets, plus the international goods were openly sold in Indian markets. So greater access हो गया. Advanced technology, that means we were adopting the technology, the modern technology used by the other nations. ठीक है, तो हम वहाँ के टेक्नोलॉजी भी अपने इंडिया में लेके आ रहे थे, तो टेक्नोलॉजी एडवांस हुई. प्लस better future prospects for large industries of developing countries to become important players in the international arena. That means क्या बोला जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज, MNCs, ठीक है, ये सब आई और इंडिया में इन्वेस्ट किया, तो उससे क्या होता है, बड़ी इंडस्ट्रीज, लार्ज इंडस्ट्रीज इंडिया में सेटअप हुए, बिकॉज इंडिया वाज अ मार्केट, अ ह्यूज मार्केट फॉर देम. हमारी पॉपुलेशन इतनी है, हमारे पास में लेबर इतना सारा, चीप लेबर अवेलेबल है, तो वो लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, यहाँ पे आके इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंडिया के लिए तो सब अच्छा ही है ना. इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है, इंडिया में गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल अरेना में देखा जाए तो इंटरनेशनल अरेना में इंडिया का नाम बहुत बड़ा हो सकता है धीरे धीरे, राइट, जो हो भी रहा है. इंडिया में बहुत सारी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं.
better prospects for the skilled people across the globe to increase their earnings by utilizing their skills. अगर इंडिया में लोग हैं जो डिजर्विंग हैं, जो स्किल्ड है, और ये कंट्रीज यहाँ पे, ये कंपनीज यहाँ पे आती है हमारी कंट्री में, तो लोगों के पास में है ना, स्पेशली स्किल्ड लोगों के पास में, एजुकेटेड या स्किल्ड लोग, उनके पास में एक है ना ऑप्शन है कि वो अपना यूटिलाइज कर सकते हैं उस पोटेंशियल को, राइट। तो ये कुछ थे जो फेवर में थे, जो पॉजिटिव ट्रेट्स थे। ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होना, लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छा था, प्लस स्किल्ड लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा साबित हुआ। दैट इज ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छा रहा, उनके फेवर में रहा। बट उसके कुछ नेगेटिव ट्रेट्स भी थे। तो नेगेटिव ट्रेट्स क्या थे? अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन। नाउ देयर वर सम पीपल हु सेड कि ग्लोबलाइजेशन अच्छा नहीं है। तो क्यों? Benefits of globalization accrue more to the developed countries as they are able to expand their markets in the other countries. ये बात तो ट्रू है, हम लोग डेवलपिंग नेशन है और बाकी सामने वाली कंट्री जैसे कोई डेवलप्ड नेशन है, वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो वो हमसे ज़्यादा एक्सपैंड कर पाएगी, ठीक है। तो अब ये लोग क्या बोलते हैं कि लेट्स से वो ऑलरेडी डेवलप्ड है और हम डेवलपिंग है, और वो ज़्यादा एक्सपैंड कर पा रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे, तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी तो रहने ही वाली है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, वो एक्सपैंड कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, हम नहीं बढ़ पाएंगे उतनी फोर्स में, हम धीरे धीरे आगे जाएंगे, तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हमेशा रहेगी। ग्लोबलाइजेशन comprises the welfare and the identity of people belonging to the poor countries। मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि पुअर कंट्रीज जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है यहाँ पे, मतलब पुअर कंट्रीज अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है ग्लोबलाइजेशन के पूरे कॉन्सेप्ट में, वो फिट नहीं हो पाते हैं। मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजेस द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अमॉन्ग द नेशंस एंड पीपल। लेट्स से इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने डीवैल्यूएशन किया, पर आज तक हम उस डीवैल्यूएशन से बाहर आ पाए क्या? अभी भी हमारा जो रुपी है वो डीवैल्यू होता ही जाता है डॉलर के आगे। तो क्या हो रहा है, अभी भी वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जा नहीं पाती है। अगर हमने पूरा मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ दिया, गवर्नमेंट कोई कंट्रोल नहीं ले रही है अपने हाथ में, तो उससे क्या होता है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इंक्रीज हो ही रही है, अभी भी कुछ कम नहीं हुआ है। As a result of globalization, MNCs have gained a strong position in the developing countries, due to which domestic companies are forced to face stiff competition। ये बात सही है, अगर कोई डेवलप्ड कंट्री की कंपनीज हैं, MNCs हैं, तो वो यहाँ पे आके एस्टैब्लिश होती हैं, तो उनके आगे जो हमारे डोमेस्टिक कंपनीज हैं जो स्टार्ट होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। बट एक तरीके से ये हेल्दी कंपटीशन होना भी चाहिए, बिकॉज अगर कंपटीशन नहीं होगा तो एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं होगी, क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी, अल्टीमेटली ग्रोथ है ना जो हमारा कहीं ना कहीं वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, वो रुक जाएगा। So this was all about globalization. Till now we have seen liberalization, privatization and globalization, all the three concepts, the main features of the NEP policy. Now let us move on to our next video.